अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। शाम में हाइफा ने अपना सबसे पसंदीदा हाफ वाइट कलर का फ़राक पहना, जिस पर बहुत ही नफीस काम हुआ था। उसके साथ उसने ज़मील का दिया हुआ सुर्ख दुपट्टा ओढ़ा, कानों में बड़े बड़े झुमके जिनमें छोटे छोटे सफ़ेद मोती लगे थे। दोनों हाथों में सुर्ख रंग की चूड़ियाँ और मेकअप के नाम पर आंखों में गहरा काजल और होंठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक का हल्का सा टच दिया। बाल खुले ही रखे, पैरों में नाजुक सी पाजेब और खोसा पहना। आज वो बहुत दिल लगा कर तैयार हुई थी। जुबैदा बेगम ने उसे देखा तो देखती ही रह गईं। वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जुबैदा बेगम ने एक बार देखकर उसे दोबारा निगाह भरकर नहीं देखा, कहीं उनकी नज़र हाइफा को ना लग जाए। आज जिसने उसे देखा बस देखता ही रह गया। फुप्पो तो बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। वो घर के हर काम में खुशी खुशी हाथ बटा रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये वही हाइफा है जो इस रिश्ते से नाखुश थी। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। हाइफा को यूं खुश देखकर जुबैदा बेगम ने शेख कमाल को कहा, देखें, मैंने कहा था ना, हाइफा खुद ही ठीक हो जाएगी। आपी, आज आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब कपड़े तब्दील कर दें। आशू ने बहन के सामने जाकर प्यार से कहते हुए उसे गले लगा लिया। अभी दिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर तक कपड़े तब्दील कर लूँगी। तुम सो जाओ, इतना काम किया है, थक गई होगी। हाँ, बस सोने ही लगी हूँ। अब आप भी देर तक मत जागती रहिएगा, सो जाएं, उसने बेड पर लेटते हुए कहा। हाइफा कुछ देर आईने के सामने खुद को देखती रही। उसने सुर्ख आंचल को सर पर ओढ़ा और अलमारी में रखे ज़मील के दिए हुए गजरे पहने और फिर तकिए के नीचे से वो सुनहरी पर निकाल कर मुट्ठी में बंद कर लिया। वो ज़मील की दी हुई कोई भी चीज़ यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने एक नज़र आशू पर डाली जो सो गई थी। उसने लाइट ऑफ की और कमरे से बाहर निकलने लगी, तभी वो दोबारा उन्हीं कदमों पर वापस पलटी। ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर गले में पहना हुआ तावीज़ उतारा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा, ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी। कमरे से निकलते हुए फिर नम आंखों से पलटकर आशू को देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे कदम उठाती छत पर पहुंची, जहां ज़मील खड़ा उसका मुंतज़िर था। किसी की कदमों की आहट सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लम्हे के लिए तो उसे देखकर साख्त ही हो गया। वो आज इस कदर हसीन लग रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास आई। मैं आ गई ज़मील, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जाने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और ज़मील उसका खुशी से तमतमाता हुआ चेहरा देखकर ये सोच रहा था कि वो कैसे उन खुशी से चमकती आंखों में आंसू भरे, कैसे उसे दुखों के हवाले कर दे, मगर ये सब तो करना था। ये देखो ज़मील, मेरे हाथ में क्या है। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर उसे दिखाई, जिसमें एक सुनहरी पर चमक रहा था। ये तुम्हारा पर है, मुझे फुहारे के पानी में तैरता हुआ मिला था। ज़मील ने उसकी हथेली से वो सुनहरी पर उठाया और उसे फ़िज़ा में उछाल दिया, जो कितने ही छोटे छोटे जुगनुओं की तरह थोड़ी देर चमक कर हवा में तहलील हो गया। ये क्या ज़मील, तुमने उसे फ़िज़ा में गुम कर दिया, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ज़मील ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थामे और उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे उसकी काजल लगी आंखों में कहीं गुम हो जाना चाहता हो। हाइफा, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि उसे बयान करना मेरे इख्तियार से बाहर है, मगर अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसी में हम दोनों की भलाई है। वो तवील खामोशी के बाद बोला, पहले मेरी पूरी बात बहुत गौर से सुनना और फिर कुछ कहना। इससे पहले हाइफा कुछ कहती, उसने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोशी से अपनी बात सुनने का कहा। देखो हाइफा, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपनी मोहब्बत को सिर्फ़ इसलिए छोड़ना पड़ता है
क्योंकि उसको छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई और राह नहीं होती है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था हाइफा, मेरा साथ इतना आसान नहीं है, मेरी मंजिल बहुत मुश्किल है। मेरा साथ तुम्हें सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर जी लूँगा, मगर तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में। कल अगर मैं वक्त पर ना आता तो कामूर तुम्हें राख कर देता। हम साथ रहें ना रहें, मगर मुझे ये उम्मीद तो होगी कि तुम जहाँ भी हो ठीक हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे पीछे बहुत शैतानी कुव्वतें हैं जिनका मुकाबला तुम्हारा ये नाजुक वजूद नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम अज़फ़र के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारना। ये मत समझना मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। हाइफा उसे बेयकीनी सी नज़रों से देख रही थी। जमील, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। तुम कैसे अपनी बात से मुकर सकते हो? कैसे जमील, कैसे? तुम मुझे उस मोड़ पर लाकर जहाँ मोहब्बत में वापसी का मतलब मौत होता है, पलट जाने का बोल रहे हो, सिर्फ इस डर से कि कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। तुम्हारी मोहब्बत में तो पहले ही मेरा वजूद जलकर राख हो गया है। ये कहते हुए उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। हाइफा, समझने की कोशिश करो, मैं ख़ुद को तो फ़ना कर सकता हूँ, मगर तुम्हें कोई खराश आए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं समझनी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम्हें वापस जाना है ना, लौट जाओ। मगर मैंने कहा था जमील कि इश्क में वापसी नहीं होती, सिर्फ मौत होती है। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो ना? जाओ, मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो, मगर ये बात याद रखो, हाइफा सिर्फ जमील की है। मुझे तुम्हारे बिना मरना तो कबूल है, मगर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाइफा, एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है, बहुत सी खुशियाँ बाएं फैलाए तुम्हारी राह तक रही है। हाइफा, मेरा जाना मुश्किल मत करो, मुझे एक बार मुस्कुरा कर देखो और जाने की इजाज़त दो। खुद को और मुझे मुश्किल में मत डालो। नहीं जमील, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपनी हाइफा को छोड़कर कहीं नहीं जाओ। सुन रहे हो ना मेरी बात? उसने रोते हुए कहा। हाइफा, मैं आज के बाद कभी तुम्हारी किसी पुकार पर पलट कर नहीं आऊँगा। अब मुझे आवाज़ मत देना। मैं तुम्हें हर वादे, हर कसम और अपनी उस बेतहाशा मोहब्बत जो मैं तुमसे करता हूँ, अपनी रूह जिसमें तुम बसी हो, हर एक चीज़ से आज़ाद करता हूँ। उसने हाइफा के दोनों कंधे पकड़कर मजबूत लहजे में कहा और चल पड़ा। नहीं जमील, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते हो। सुना तुमने? तुमको वापस आना पड़ेगा, ये बात याद रखो, वरना मैं मर जाऊंगी। आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों के साथ वो जमील के पीछे भागी। जमील के पीछे जाते हुए 2 बार उसका पाँव अपने दुपट्टे में उलझा था, मगर उसे होश ही किस बात की थी। वो तो बिना इधर उधर देखे दीवानों की तरह जमील को पुकारते हुए चलती जा रही थी। जमील को उसकी रोती पुकारती हुई आवाज़ तकलीफ़ दे रही थी। उसने एक बार सोचा वो पलट जाए और अपनी हाइफा को अपनी बाहों में भरकर उसके सारे आंसू अपने दामन में समेटकर उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाए। मगर वो जानता था कि अगर वो कमज़ोर हुआ तो कभी हाइफा को छोड़कर नहीं जा सकेगा। जमील, जमील, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाओ, मैं मर जाऊंगी। एक ही जुमला वो बार बार दोहरा रही थी, इस बात से बेखबर कि वो जमील को पुकारती छत के आखिरी कोने तक पहुंच गई है। और फिर अगले ही लम्हे रात के गहरे सन्नाटे में एक दिलखराश चीख पूरी फिज़ा में गूंजी थी। रात की स्याह तारीकी में जमील को पुकारती हाइफा की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि वो जो खुद से अहद करके वहाँ से आया था कि अब उसकी पुकार पर वो कभी वापस लौटकर उसके पास नहीं आएगा। जमील चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हर बात को भुलाकर, हर वादे, हर कसम को भुलाकर जो उसने खुद किए थे, वो हाइफा की आवाज़ पर वापस पलटा, मगर अफसोस तब तक देर हो चुकी थी।
हाइफा जो दीवानों की तरह जमील को पुकारते हुए बिना अपने इर्द गिर्द देखे भागती जा रही थी। ये बात भूल गई थी कि वो छत के उस किनारे तक चली गई है जिसकी दीवार कुछ दिन पहले ही टूटी थी। आंसुओं से भरी धुंधलाई आंखों के साथ वो अगले ही लम्हे छत से नीचे गिर गई और गिरते हुए उसने जमील को बहुत दर्दनाक आवाज़ में पुकारा था। जमील ने हाइफा को देखा जो घर के सहन में खून में लथपथ पड़ी थी। वो जल्दी से उसके पास आया, हाइफा के वजूद को अपनी बाहों में भरा, उसका सर अपनी गोद में रखा जिससे मुसलसल खून बह रहा था। देखो हाइफा, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। एक बार अपनी आंखें खोल दो, मैं दोबारा कभी तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरी प्यारी हाइफा, मेरी तरफ देखो। तुम चाहती थी ना मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँ, मैं आ गया हूँ। हमारी मोहब्बत की खातिर, मेरी खातिर आंखें खोलो हाइफा, वो दीवानों की तरह पुकार रहा था। तब ही हाइफा ने अपनी आंखें खोली और अपने खून आलूद हाथ से जमील का चेहरा छुआ और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। हाइफा, हाइफा आंखें खोलो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, जमील ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। आशू की आंख सहन में कोई चीज़ गिरने से खुली थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसने कमरे की लाइट ऑन की, हाइफा का बेड खाली था। वो कमरे से बाहर निकल आई। उसने जैसे ही सहन की लाइट ऑन की, सामने का मंजर देखकर रात के सन्नाटे में पूरे घर में उसकी चीखें गूंज उठी थी। वो भागकर हाइफा के पास गई। आपी, क्या हुआ है? ये क्या हो गया है? आपी आंखें खोलें, उसने हाइफा को रोते हुए कहा। आशू की आवाज़ सुनते ही बाकी घर के अफराद भी सहन में आ गए। शेख कमाल और रेहान आशू के पास पहुँचे जबकि जुबैदा बेगम सकते की हालत में बरामदे में खड़ी थी। बाबा जल्दी गाड़ी निकालें, अभी हाइफा की नब्ज़ चल रही है, रेहान ने उसकी कलाई पकड़कर चिल्लाते हुए कहा। उसने जल्दी से सुर्ख दबोटा उसके फटे हुए सिर से निकलते हुए खून के गिर्द लपेट दिया और उसको उठाने लगा, मगर हाइफा को उठा ना सका क्योंकि जमील उसको अपने हसार में लिए बैठा था और रेहान अपनी जगह परेशान हो रहा था कि वो उसको उठा क्यों नहीं पा रहा है। इतनी देर में कहूत भी वहाँ पहुँच गया। जमील, मेरी बात सुनो, हाइफा को डॉक्टर की ज़रूरत है, इसको जाने दो, वो ठीक हो जाएगी। उसने जमील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो ठीक हो जाएगी ना? उसने उम्मीद भरे लहजे में पूछा तो कहूत ने हाँ में सर को हिला दिया। वो लोग हाइफा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। जमील और कहूत भी उनके साथ थे। हाइफा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर ने उसके हाथ में पहने गजरे उतार कर बास्केट में फेंक दिए। चूड़ियाँ तो सारी टूटकर उसकी कलाई में खुब गई थीं। उसके कानों में पहने झुमके भी उतार दिए। तभी वहाँ कमरे में एक कोने में खड़े जमील ने वो गजरे उठा लिए थे। शेख कमाल ने डॉक्टर अहमर को कॉल कर कर बुला लिया। उनको डर था कहीं हॉस्पिटल वाले पुलिस को ना बुला लें। अब वो किस किस को क्या क्या बताएंगे, कौन उनकी बात समझेगा, कैसे वो लोगों को समझाएंगे, कौन उनकी बात का यकीन करेगा। ऑपरेशन थिएटर में हाइफा की ट्रीटमेंट चल रही थी। तभी डॉक्टर अहमर भी वहाँ आ गए। शेख साहब, ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ? हाइफा को ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मैं कुछ नहीं जानता ये कैसे हुआ। हाइफा कब कैसे छत पर गई और वहाँ से गिर गई, वो नढाल से लहजे में बोले। आप फिक्र मत करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जमील अब हाइफा का हाथ थामे उसके सरहाने खड़ा था। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक बार आंखें खोलो हाइफा, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ, जमील बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। डॉक्टर की सारी कोशिश बेसूद थी। तभी हाइफा ने ज़रा सी आंखें खोली, जमील को देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। डॉक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क उतारा और सफ़ेद चादर से उसका चेहरा ढांप दिया। जमील एक एक करके सभी को कमरे से निकलते देखकर हैरत से उनको देखने लगा। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, शेख कमाल, रेहान और डॉक्टर अहमर जल्दी से उनके पास गए। आई एम सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर हम उनको बचा नहीं सके।
असल में सर की चोट बहुत गहरी थी, जिसकी वजह से खून बहुत बह गया था। ये सुनते ही शेख कमाल वहीं फर्श पर बैठ गए। उनको लगा जैसे उनका दिल बंद हो जाएगा। बाबा संभालें खुद को, रेहान ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। मगर एक बात, ये हादसा कैसे हुआ? वो कैसे छत से गिरी? कहीं ये खुदकुशी का मामला तो नहीं, या ये कत्ल भी हो सकता है। हमें पुलिस को शामिल करना पड़ेगा, फिर ही आप लड़की की डेड बॉडी लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर ने उनको कहा। पुलिस? मगर क्यों? ये खुदकुशी नहीं है और ना ही ये कत्ल का केस है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, रेहान ने जल्दी से कहा। आप लोग फिक्र मत करें, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। यह कहकर डॉक्टर रहमर ने उस डॉक्टर को अपने साथ चलने का कहा।